वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ये वीडियो सीरीज चल रही है हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की और ये टॉपिक्स हमारे प्रीलिम्स 2023 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। इसमें प्रयास किया जा रहा है कि जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको होलिस्टिकली कवर किया जाए और साथ में उनसे संबंधित जो PYQs हैं यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनको भी यहाँ पर अटैच करने का प्रयास किया गया है। और UPPSC साथ में UPSC दोनों के ही PYQs इसमें अटैच किए गए हैं जिससे आपको आइडिया लग सके कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और कई बार इसमें रिपीटेशन भी देखा जाता है तो ये डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेंगे। और ये सीरीज़ जो है हमारी बाइलिंगुअल है, आप हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये जो पेड ग्रुप्स हैं ये UPSC, BPSC, UPPSC, UPSSSC और EPFO जैसे सभी एग्जाम्स के लिए चलाए जा रहे हैं। इनसे संबंधित अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि यहाँ से आपको चैनल से रिलेटेड सभी अपडेट्स टाइमली मिल जाएंगे। तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आइए अब हम देखते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वो है इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति। ये होता क्या है पहले तो ये देख लेते हैं। देखिए, लेमैन टर्म्स में मुद्रास्फीति को हम महंगाई के रूप में समझते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, बेसिकली जो भी दैनिक या सामान्य उपयोग की वस्तुएं होती हैं, सेवाएं होती हैं, जैसे कि भोजन हो गया, कपड़ा हो गया, आवास, मनोरंजन, परिवहन, इन सारी चीज़ों की जो कीमतें होती हैं वो राइज हो जाती हैं यानी कि उनमें वृद्धि हो जाती है, ठीक है। और ये रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस है ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक निश्चित अवधि में कीमतों में जो वृद्धि की दर होती है उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ के इन्फ्लेशन होता क्या है। अब मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन को बढ़ावा देने के लिए कुछ कारण भी जिम्मेदार होते हैं। वो कौन कौन से कारण होते हैं। डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। डिमांड और सप्लाई का रूल आपने पढ़ा होगा। किसी भी चीज़ की सप्लाई हो रही है और मान लीजिए आप 2 चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं लेकिन डिमांड जो है वो हो गई है 4 चीज़ों की, तो यहाँ पर डिमांड बढ़ गई है और सप्लाई कम है तो ऑटोमेटिकली इसकी जो सप्लाई कर रहे हैं हम चीज़ वो महंगी हो जाएगी, ठीक है। तो एक ये रीज़न होता है कि डिमांड बढ़ती जा रही है और सप्लाई उस हिसाब से हम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, दूसरा लिखा हुआ है रिडक्शन इन सप्लाई, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। डिमांड सप्लाई का जो गैप है वो इंक्रीज होता जा रहा है कि डिमांड बढ़ती ही जा रही है और जो सप्लाई है वो घटती जा रही है। इनके बीच का गैप जब बढ़ेगा तो भी जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज होगा। फिर क्या है, एक्सेस सर्कुलेशन ऑफ मनी। जब बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है मार्केट में, लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा खर्च करने लगेंगे, ज़्यादा डिमांड करने लगेंगे, तो वही सप्लाई और डिमांड का डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज इन इनपुट कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट क्या होती है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, उसको तैयार करने में, उसके लिए जो भी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है उसमें जो कॉस्ट लगती है उसको इनपुट कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी और राइज इन वेजेस, ये भी क्या करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। तो एक बार ये देख लीजिएगा इन केस कुछ पॉइंट्स में क्वेश्चन आ जाए कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, तो अगर आप थोड़ा सा आपको आइडिया होगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप इसको टिक कर सकते हैं, राइट। उसके बाद टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन अगर हम देखें तो ये मेनली 2 तरह के होते हैं। पहला कौन सा हो गया, डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी कि मांग जनित मुद्रास्फीति, और दूसरा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यानी कि लागत जनित मुद्रास्फीति। तो जो मांग जनित होती है, नाम से समझने का प्रयास किए, ये क्या होती है, ये तब उत्पन्न होती है जब अर्थव्यवस्था में मांग आपूर्ति से अधिक हो, यानी कि जो डिमांड है वो सप्लाई से ज़्यादा हो। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो उसी को हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। दूसरी कौन सी है उसको भी देख लेते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो इनपुट कॉस्ट होती है वो अगर इंक्रीज होगी तो जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, हमारे सामने आ रहा है मार्केट में, उसका भी प्राइस बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ेगा। तो यही इनपुट कॉस्ट की वजह से जो फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है उसको हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। देख लेते हैं, जब प्राइसेस इंक्रीज होते हैं ड्यू टू राइजिंग कॉस्ट ऑफ इनपुट्स। अब इनपुट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वेज इंक्रीज, हाई ट्रांसपोर्ट प्राइस, अनअवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। जैसे कि
मजदूरी में वृद्धि, उच्च परिवहन मूल्य, ठीक है, कच्चे माल की अनुपलब्धता, इन सारे कारणों से लागत में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमारे सामने क्लियर हो गई। डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, अगर स्टेटमेंट में आ जाएगा तो आप इसको आंसर कर लेंगे। तो ये मेनली दो टाइप्स हैं इन्फ्लेशन के। फिर आगे देखते हैं। देखिए, इनको डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे डिफ्लेशन। ठीक है, डिफ्लेशन क्या है, थोड़े से टर्म्स हमको पता होने चाहिए। इन्फ्लेशन हमने देख लिया है क्या होता है, जो जनरल राइज होता है प्राइसेस में गुड्स और सर्विसेज के, वो हो जाता है हमारा इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है, उसका ऑपोजिट। इसमें क्या होता है, इसमें प्राइसेस जो होते हैं गुड्स और सर्विसेज के वो डिक्रीज हो जाते हैं, ये हमारा डिफ्लेशन हो जाता है। ठीक है, डिफ्लेशन जो है वो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा है, क्योंकि अगर डिफ्लेशन होगा, प्राइस एकदम कम हो जाएंगे तो जो प्रोडक्शन होगा वो इफेक्ट होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होंगे, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, तो डिफ्लेशन बहुत खराब होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और हम देखें, अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि थोड़ा इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, मॉडरेट इन्फ्लेशन इज गुड फॉर अवर इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये हमारा बिल्कुल सही बात होगी। क्योंकि थोड़ा इन्फ्लेशन से क्या होता है, डिमांड जनरेट होती रहती है। डिमांड जनरेट होगी तो लोग कंपनी स्टैब्लिश करेंगे, कंपनी स्टैब्लिश करेंगे तो इन्वेस्टमेंट होगा, तो ये जो साइकिल होती है इकोनॉमी की वो चलती रहेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता रहेगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन है तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन मॉडरेट इन्फ्लेशन इज गुड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ये याद रखिएगा। अगर कोई भी ऐसा स्टेटमेंट आ जाए क्वेश्चन में तो आपको उसको सही करना होगा। तो ये हमने डेफिनेशन देख ली इसकी। अब रिफ्लेशन क्या होता है ये देख लेते हैं। देखिए, जब इकोनॉमिक स्लो डाउन या इकोनॉमी के कॉन्ट्रैक्शन के बाद हम फिर से स्टिमुलेट करने की कोशिश करते हैं इकोनॉमी को, यानी कि जब हम मुद्रास्फीति जानबूझकर उत्पन्न करते हैं तो उसको हम कहते हैं मुद्रा संस्फीति, यानी कि रिफ्लेशन कहा जाता है इस प्रोसेस को। जब इकोनॉमिक स्लो डाउन या कॉन्ट्रैक्शन के बाद हम फिर से थोड़ी सी इन्फ्लेशन क्रिएट करने का प्रयास करते हैं तो वो हमारे सामने रिफ्लेशन का प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, उसके बाद स्क्यूफ्लेशन क्या है, इसका मतलब क्या होता है, स्क्यूड राइज इन प्राइस ऑफ सम आइटम्स, यानी कि ये एक ऐसी मुद्रास्फीति होती है जिसमें एक वस्तु या वस्तुओं के एक समूह की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाती हैं, जबकि जो बाकी जो आइटम्स होते हैं उनकी वैल्यू उतनी ही रहती है। जैसे आप न्यूज़ में कई बार सुनते होंगे कि अनियन के जो प्राइजेस हैं वो राइज हो गए, बाकी सारी चीज़ों के नहीं हुए, केवल अनियन के हो गए। तो ये क्या हो गया, ये हमारा स्क्यूफ्लेशन का एग्जाम्पल हो गया, राइट। उसके बाद स्टैगफ्लेशन देख लेते हैं, ये क्या है। देखिए, फिर हम स्टैगफ्लेशन देख लेते हैं। स्टैगफ्लेशन बना है स्टैगनेशन से, यानी कि स्थिरता, और दूसरा वर्ड क्या है, इन्फ्लेशन। ठीक है, इन दोनों वर्ड से बना है हमारा स्टैगफ्लेशन। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऐसी कंडीशन होती है जहां पर इन्फ्लेशन हाई हो और इकोनॉमी जो है वो स्टैग्नेंट पोजीशन पे हो। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन। ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर राइजिंग प्राइजेस होते हैं अलॉन्ग विद फॉलिंग ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट। यहाँ मतलब कि यहाँ पर ग्रोथ जो है वो गिरती जा रही है और एम्प्लॉयमेंट भी कम होता जा रहा है और प्राइसेस राइज कर रहे हैं। ठीक है, ये मेनली इन्फ्लेशन होता है जो कंपनी किसके द्वारा होता है, रिसेशन के द्वारा, यानी कि मंदी के द्वारा, राइट। देखिए, यहाँ पर रिसेशन और मंदी टर्म अगर आ गया है तो ये भी देख लेते हैं क्या होता है। रिसेशन क्या होता है, जब हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करना बंद कर देती है, यानी कि उसका संकुचन होने लगता है, वो होता है हमारा रिसेशन। आप आजकल बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे कि रिसेशन के कगार पर है, रिसेशन आने वाला है। तो अगर रिसेशन की डेफिनेशन हम देखें तो जीडीपी जो है हमारी कंट्री का वो दो कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि दो लगातार क्वार्टर्स में डिक्लाइन होगा, तब उसको हम रिसेशन कहेंगे। ठीक है, उससे पहले की जो कंडीशन है वो स्लो डाउन कहलाती है, इकोनॉमिक स्लो डाउन कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिसेशन का, याद रखिएगा। दो कॉन्जिक्यूटिव जो क्वार्टर्स हैं उनमें डिक्लाइन होना चाहिए जीडीपी का, तभी वो रिसेशन कहलाएगा, राइट। तो ये थोड़े से टर्म्स कंफ्यूजिंग है लेकिन इतने डिफिकल्ट नहीं है। एक बार इनको हम फिर से देख लेते हैं ताकि आपका रिविजन हो जाए और आप इनमें कंफ्यूज ना हो। देखिए, इन्फ्लेशन क्या है, राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो हमारा हो गया इन्फ्लेशन। ठीक है, और इन्फ्लेशन कितने टाइप्स का है, मेनली दो टाइप्स का है जो हमने देख लिया है। एक हो गया डिमांड पुल और दूसरा हो गया कॉस्ट पुल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो डेफिनेशंस है, इसमें रिफ्लेशन की डेफिनेशन क्या कहती है कि इंक्रीज इन प्राइसेस होंगे, और ये कब होते हैं, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन इन द इकोनॉमी,
इकोनॉमी जब कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी हो उसके बाद जब इंक्रीज इन प्राइसेस होंगे तो उस कंडीशन को हम रीफ्लेशन कहेंगे। स्क्यूफ्लेशन की कंडीशन में स्क्यूड राइज होगा। देखिए वर्ड से आप मतलब निकालने का प्रयास कीजिएगा, तभी आपको लॉन्ग टर्म तक चीज़ें याद रहेंगी। यानी कि कुछ चीज़ों के प्राइस राइज होंगे लेकिन सारी चीज़ों के बाकी जो अन्य चीज़ हैं उनके प्राइस सेम रहेगा। स्टैगफ्लेशन, स्टैगनेंट और इन्फ्लेशन, यानी कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्टैगनेंट है लेकिन इन्फ्लेशन हाई हो गया है, राइट। और रिसेशन, रिसेशन में क्या होगा कि जो हमारी इकोनॉमी है वो श्रिंक करने लगेगी या तो वो ग्रो नहीं करेगी। और इसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है, हम रिसेशन कब कहेंगे, जब 2 लगातार क्वार्टर्स तक हम देखेंगे कि जो जीडीपी है वो डिक्लाइन हो रही है, राइट। ये हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं थोड़ा। अब देखिए लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन। लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होती हैं? पहला लेवल क्या है? क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन के अंतर्गत जो हमारा इन्फ्लेशन का रेट होगा वो कितना होगा? 1 से 4% तक होगा, ठीक है। यानी कि ये हमारे लिए अच्छा है हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि थोड़ा सा इन्फ्लेशन होना चाहिए जिससे कि डिमांड होती रहे, डिमांड जनरेट होती रहे, क्योंकि डिमांड जब लोग करेंगे तभी चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाएगा और तभी फिर इन्वेस्टमेंट होगा, जो हमारी इकोनॉमिक साइकिल है वो चलती रहेगी। तो ये पहली स्टेज हो गई क्रीपिंग इन्फ्लेशन, जो सही मानी जाती है। इसमें 1 से 4% इन्फ्लेशन होता है। उसके बाद हम देखते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। वॉकिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है? यहाँ पर लेस देन 10% रहता है इन्फ्लेशन, ठीक है। जब ये कंडीशन आती है तब सेंट्रल बैंक्स जो है थोड़ी सी कंसर्न होने लगती है। उसके बाद यहाँ पर एक वॉकिंग के बाद रनिंग इन्फ्लेशन भी माना जाता है। कहा जाता है वॉकिंग इन्फ्लेशन में हो जाएगा 2 से 10% का रेट और रनिंग इन्फ्लेशन में हो जाएगा 10 से 20% का, ठीक है। लेकिन वॉकिंग और रनिंग इन्फ्लेशन से ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन तब भी मैंने आपको बता दिया जनरल नॉलेज के लिए, याद रखिएगा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो है क्रीपिंग इन्फ्लेशन और उसके बाद गैलपिंग इन्फ्लेशन। देखिए गैलपिंग इन्फ्लेशन जो है इसका क्या होता है, मतलब इसमें इन्फ्लेशन का रेट है वो और थोड़ा बढ़ जाता है। गैलप का मतलब क्या होता है? गैलप कौन करते हैं? घोड़े करते हैं, नहीं, कूद कूद कर चलते हैं, तो इसको गैलपिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है। यानी तेजी से बढ़ रहा इन्फ्लेशन, ये 20% से लेकर 1000% तक हो जाता है जब इन्फ्लेशन का रेट, तो इस श्रेणी में कहा जाता है। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन का रेट हाई हो जाए, ठीक है, और जहाँ पर कुछ पैसे की वैल्यू ही ना रह जाए। अगर आपको याद हो तो कुछ वर्षों पहले जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल, जहाँ पर पता नहीं कितने कितने लाख रुपए देकर क्या खरीदे जा रहे थे? ब्रेड, ठीक है। तो वो कंडीशन हो गई थी हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। इससे इकोनॉमी जो होती है बिल्कुल ही ध्वस्त हो जाती है। तो ये हमने लेवल्स देख लिए इन्फ्लेशन के। उसके बाद एक प्रश्न कई बार पूछा गया है फिलिप्स कर्व से रिलेटेड। तो फिलिप्स कर्व क्या होता है? ये होता है इनवर्स रिलेशनशिप अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का, ठीक है। ये जो रिलेशनशिप होता है इनवर्स रिलेशनशिप अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का, ये फिलिप्स वक्र से देखा जाता है, मापा जाता है। तो ये याद रख लीजिएगा एक स्टेटमेंट। उसके बाद आते हैं हमारे, देखिए मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन में आ गए हैं हम। CPI, WPI आपने नाम सुना होगा। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ होलसेल। देखिए होलसेल एक लेवल होता है, इसमें कुछ प्राइस होता है प्रोडक्ट्स का। उसके बाद रिटेल जो फुटकर होता है, जिसको हम फुटकर मार्केट कहते हैं, इसमें कुछ वस्तुओं का प्राइस होता है और इनसे हम खरीदते हैं। कौन होते हैं? हम कंज्यूमर्स। यहाँ पर कुछ प्राइस होता है। तो जब हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं होलसेलर के लेवल पर तो वो हमारा WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स कहलाता है। और जब हम कंज्यूमर के लेवल पर मेजर करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, राइट। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है CPI वो इंडेक्स होता है जो मेजर करता है रिटेल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी बाय कलेक्टिंग द चेंज इन प्राइसेस ऑफ मोस्ट कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड बाय कंज्यूमर्स। यानी कि ये अधिकांश सामान्य वस्तुएं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को एकत्रित करके अर्थव्यवस्था में जो खुदरा मुद्रास्फीति होती है उसको मापने का सूचकांक है। और ये कैसे सूचकांक मापेगा? इसके लिए इसके पास एक फिक्स्ड लिस्ट होती है जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है? फूड, हाउसिंग, अपैरल, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल केयर, एजुकेशन, ये सारी चीज़ों के प्राइजेस की एक लिस्ट होती है, राइट। और इसके लिए बेस ईयर क्या रखा गया है CPI के लिए? 2012। कई बार बेस ईयर पूछा जाता है, तो याद रखिएगा बेस ईयर किसी चीज़ का क्यों रखा जाता है कि किसी भी चीज़ को अगर हमें कंपेयर करना है तो उसके लिए कोई पॉइंट तो होगा ना जिससे कंपेयर करेंगे। अगर कोई पॉइंट ही नहीं होगा कंपेयर करने के लिए तो हमें पता कैसे चलेगा कि कितना चेंज हुआ है। इसीलिए एक बेस ईयर आप हर चीज़ में पढ़ते हैं। तो CPI के लिए बेस ईयर क्या है? 2012, याद रखिएगा इसको।
सीपीआई क्या है ये हमने देख लिया। अब ये मेनली 4 टाइप का होता है, ठीक है। पहला हो गया सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हुए उनके लिए उनसे संबंधित जो चीज़ें हैं उनको एक बास्केट में रख दिया गया और उसका प्राइस देखा गया, उसको हमने कह दिया सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। उसके बाद सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स क्या हुआ कि इनसे संबंधित जो चीज़ें होंगी उनको हमने इस बास्केट में रख दिया और उसका प्राइस फिर हमने मेजर किया, इन्फ्लेशन मेजर किया, और सेम रूरल लेबरर्स के लिए हो गया। उसके बाद एक और प्रकार होता है सीपीआई रूरल, अर्बन और कंबाइंड, यानी कि कंबाइंड में रूरल और अर्बन दोनों का एक साथ देखते हैं। कुल मिलाकर ये जो नाम लिखे हुए हैं उनसे संबंधित प्रोडक्ट्स जो हैं एक बास्केट में रख दिए जाते हैं और उनके प्राइसेस को हम मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं तो इनसे संबंधित चीज़ें हम एक बास्केट में रखकर उनका फिर प्राइस इन्फ्लेशन उसमें मेजर करते हैं, नॉट प्राइस, इन्फ्लेशन मेजर करते हैं। तो यही इसलिए इनके अलग अलग ये नाम है, लेकिन इनको जो रिलीज करता है वो अलग अलग संस्थान है। कौन से संस्थान है वो देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सीपीआई जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स और एग्रीकल्चरल लेबरर्स और रूरल लेबरर्स का है, ये कौन कंपाइल करता है? ये करता है लेबर ब्यूरो, जो किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला जो श्रम ब्यूरो है वो इस डेटा को संकलित करता है, इन तीनों का, राइट। उसके बाद आपने देखा सीपीआई रूरल, अर्बन और कंबाइंड, इसका कौन कंबाइन करता है, कंपाइल करता है? ये कंपाइल किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, जो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा जो मंत्रालय है वो कौन सा सीपीआई जारी करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, एकदम ध्यान से इसको रट लीजिए, 2-3 बार देख लीजिए इसको, ताकि आप इसको भूलें नहीं। और ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है, उसको भी हम देखेंगे। अब हम आते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स पर। हम ऑलरेडी समझ गए होलसेल के लेवल पर जो इन्फ्लेशन होता है उसको हम होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंतर्गत मेजर करते हैं, ठीक है, यानी कि एवरेज चेंज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एट द होलसेल लेवल। बेस ईयर इसके लिए क्या है? 2011-12 है, और ये लागू कब किया गया था? इफेक्टिव कब से है? ये अप्रैल 2017 से इफेक्टिव है, और ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड इंडिकेटर है इन्फ्लेशन मेजर करने का इंडिया में। इसका मेजर क्रिटिसिज्म क्या है इस इंडेक्स का? ये है कि जो जनरल पब्लिक है वो प्रोडक्ट होलसेल पे तो नहीं खरीदती है, वो किस पे खरीदती है? कंज्यूमर प्राइस पर, ठीक है। तो अगर हम होलसेल पर मानेंगे, देखेंगे इन्फ्लेशन, तो हम इसको सही तरीके से मेजर नहीं कर रहे हैं, यही इसका मेन क्रिटिसिज्म है, ठीक है। देखिए डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिस पर क्वेश्चन बन सकता है। WPI और CPI में क्या डिफरेंस है? जो CPI है ये गुड्स और सर्विसेज दोनों के प्राइस चेंज को अपने में इंक्लूड करता है, लेकिन जो WPI है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ गुड्स के प्राइसेस में जो चेंज होता है उसको इंक्लूड करते हैं, उसको देखते हैं। इसमें हम प्राइसेस ऑफ जो सर्विसेज हैं उनको कैप्चर, उसके चेंज को कैप्चर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम मुद्रास्फीति के पॉजिटिव इम्पैक्ट देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकता है कि कौन सा पॉजिटिव इम्पैक्ट है, कौन सा नेगेटिव इम्पैक्ट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, इसीलिए एक बार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इस पर भी नज़र डाल लें। तो पहला क्या है? देखिए तो पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? ये बेनिफिट करता है जो गुड के प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको बेनिफिट कैसे करता है कि वो अपने प्रोडक्ट्स की जो प्राइजेस हैं उसको बढ़ा सकते हैं, और इन्फ्लेशन के टाइम पर इन्वेस्टर्स जो हैं उनको एडिशनल इंसेंटिव्स दिए जाते हैं ताकि वो इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाएं, एक तरह से उनको अट्रैक्ट करने के लिए इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ये उनके लिए बेनिफिशियल हो गया। उसके बाद क्या होता है देखते हैं, क्या लिखा है? जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है श्रम सहित विभिन्न उत्पादन जो कारक हैं उनकी मांग में भी वृद्धि होती है, जो भी उत्पादन के कारक होंगे उनमें भी वृद्धि होगी, जैसे कि लेबर वगैरह, तो ये भी एक बेनिफिट का पॉइंट हो गया, राइट। उसके बाद क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि एज द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइजेस पीपल ऑल्सो पे मोर इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखिए ये भी एक पॉइंट हो गया। अगर हमको उसके पॉजिटिव लिखने होंगे, जैसे इनकेस मेंस में आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो अगर आपको पॉजिटिव लिखने होंगे इन्फ्लेशन के, तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, कि मोर कलेक्शन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो अधिक हो जाता है, राइट। उसके देखिए फिर क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं ये भी बढ़ जाते हैं क्योंकि लोग जो हैं वो हायर टैक्स ब्रैकेट्स में आ जाते हैं, हालांकि रियल टर्म्स में उनके
वो इनकम नहीं मानी जाती है, वो इंक्रीज नहीं होती है, तभी इसको ब्रैकेट क्रीप भी कहा जाएगा। तो एक पॉइंट है, अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में कभी आ गया तो याद रखिएगा, राइट। उसके बाद नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपको पता होंगे, लेकिन मान लीजिए आपसे एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कोई स्टेटमेंट लिखकर, तो इसके लिए हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, जिन लोगों के पास फिक्स्ड इनकम होती है, जिनकी सैलरी आ रही होती है, इनकम तो नहीं बढ़ती है, लेकिन पहले मान लीजिए 10 रुपये में वो खरीद लेते थे 10 पेन या कोई 10 चॉकलेट्स खरीद लेते थे। अब क्या हो रहा है, अब वो 10 रुपये में कितनी खरीद रहे हैं चॉकलेट्स, 9 खरीद रहे हैं या 8 खरीद रहे हैं, ठीक है। तो इनकी सैलरी तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन जो चीज़ें ये खरीद पा रहे थे, इनकी जो परचेजिंग पावर थी वो घट रही है, राइट। तो जिनको सैलरी उतनी ही मिल रही है और इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, तो उनके लिए तो ये हानिकारक होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो वही पॉइंट हो गया पहला कि जो भी सैलरीड वर्कर्स हैं, पेंशनर्स हैं, उनकी जो रियल इनकम है उसमें हम ड्रॉप देखने को हमें मिलता है, क्योंकि जो उनकी परचेजिंग पावर है वो रिड्यूस हो जाती है। देखिए, प्रॉफिट फॉर बिजनेस ओनर्स, इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्राइस राइज कर दिया अपने प्रोडक्ट्स का, तो ये तो प्रॉफिट कमा रहे हैं, बाकी तो इंसान नहीं कमा पा रहा है। तो इसकी वजह से क्या होती है, इनकम इनइक्वालिटी, यानी कि आय में असमानता बढ़ती जा रही है। ये भी एक नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है इन्फ्लेशन का, ठीक है। तो कैसी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं, अगर आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। उसके बाद क्या होता है, नेगेटिव प्रभाव में हमें क्या देखना है, इससे जो भी गुड्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं और जो भी बाकी फैक्टर सर्विसेज हैं, इनके भी प्राइस राइज हो जाते हैं, और इससे गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वेरियस प्रोजेक्ट्स में वो भी बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि उनको सीमेंट की ज़रूरत है, लकड़ी की ज़रूरत है, किसी भी प्रोजेक्ट को अपने कंप्लीट करने में, हाईवे को बनाने में सीमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब पहले सीमेंट मिल रही थी हमें 100 रुपये पर किलो, अब हमें मिलने लगी है वही सीमेंट 120 रुपये प्रति किलो। तो जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर था, मान लीजिए 1000 करोड़ का था, अब वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। उसके बाद क्या है, देखिए, कम क्रय शक्ति समानता के कारण, यानी लेस परचेजिंग पावर पैरिटी के कारण क्या होता है, डिमांड बढ़ती है डॉलर की, और इंडियन जो रुपी है वो डेप्रिशिएट करने लगता है, उसकी वैल्यू कम होने लगती है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं उनके लिए तो बेनिफिट हो रहा है, लेकिन जो इम्पोर्टर्स हैं, जो बाहर से चीज़ें मंगा रहे हैं, उनके लिए बोझ बढ़ता जाता है, राइट। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। देखिए, कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको देख लेते हैं। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, इसके अंतर्गत हम गुड्स और जो सर्विसेज हैं उनके जो प्राइजेस में चेंज हो रहा है उसको देखते हैं, लेकिन कोर इन्फ्लेशन के अंतर्गत हम दो चीज़ों को इंक्लूड नहीं करते हैं। वो कौन कौन सी हैं, फूड और फ्यूल के जो प्राइजेस हैं उनमें चेंज को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये प्राइजेस जो हैं ये आपको पता है वोलाटाइल हैं, बढ़ते रहते हैं। फूड का प्राइस, जैसे मान लीजिए कोई फसल है वो ख़राब हो गई, बारिश हो गई, या किसी भी कारणवश उसका सही से प्रोडक्शन नहीं हो पाया, तो उसका जो प्राइस है वो वैरी कर जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, राइट। फूड के प्राइसेस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, वैरी करता रहता है बहुत जल्दी जल्दी, तो हम फूड के प्राइस को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। और जो फ्यूल है, फ्यूल की हमारी डिपेंडेंसी कहाँ पर है, दूसरे नेशंस पर है, तो इसके भी प्राइस को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और इसमें भी वेरिएशन बहुत जल्दी जल्दी देखने को मिलता है। तो ये दोनों ही वोलेटाइल नेचर के हैं, तो इनको हम कोर इन्फ्लेशन जब देखते हैं तो उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। और एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या होता है, ये कोर इन्फ्लेशन वाला हिस्सा तो आता ही है, साथ में फूड और फ्यूल को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन बन जाता है, राइट। तो याद रखिएगा, तो जो कोर इन्फ्लेशन हुआ ये हमारा थोड़ा परमानेंट जो चेंज हो रहा है प्राइस में, परमानेंट चीज़ों को दिखाता है, वेयर एज हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है ये टेम्परेरी चीज़ों को भी इंक्लूड करता है अपने में, राइट। और जो कोर इन्फ्लेशन है वो इतना वोलेटाइल नहीं है। हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो वोलेटाइल है, क्योंकि इसमें फूड और फ्यूल के प्राइसेस इंक्लूड होते हैं जो समय समय पर चेंज होते रहते हैं, ठीक है। देखिए, इसीलिए कोर इन्फ्लेशन को ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे जो हमारी इकोनॉमी है उसकी सही कंडीशन रिफ्लेक्ट हो सकती है ज़्यादा अच्छे से। जबकि हेडलाइन इन्फ्लेशन में हम क्या इंक्लूड करते हैं, फूड और फ्यूल को भी इंक्लूड करते हैं, जिसकी वजह से ये जो है ये उतनी अच्छी इमेज, उतनी अच्छी पिक्चर लॉन्ग टर्म की प्रेजेंट नहीं करती है, राइट। तो कोर वाला हिस्सा आएगा ही, और उसमें फूड और फ्यूल भी ऐड हो जाएगा, वो हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन हो जाएगा। ये दोनों डेफिनेशंस याद रखिएगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, रिफर्स टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स इन द बास्केट, ठीक है, सारी गुड्स इसमें सम्मिलित होंगी। और कोर इन्फ्लेशन में क्या होगा, ये एक्सक्लूड किसको कर देगा, फूड और फ्यूल को, ठीक है, फ्रॉम हेडलाइन इन्फ्लेशन।
और वो हमारा क्या बन जाएगा, कोर इन्फ्लेशन बन जाएगा। दो चीज़ों को हटाकर जो बनेगा वो कोर इन्फ्लेशन बन जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है, सिंस द प्राइसेस ऑफ फ्यूल एंड फूड आइटम्स टेंड टू फ्लक्चुएट, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, एंड क्रिएट नॉइज इन इन्फ्लेशन कंप्यूटेशन, एंड कोर इन्फ्लेशन इज लेस वोलेटाइल देन हेडलाइन इन्फ्लेशन। जो हमने ऑलरेडी बातें डिस्कस करी हैं वही यहाँ पर लिखी हुई है। तो अगर आपके पास स्टेटमेंट में आ जाए कौन सा ज़्यादा वोलेटाइल है, तो ये बात आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया होगा क्यों वोलेटाइल है, क्योंकि इसके जो प्राइसेस हैं वो वैरी करते रहते हैं, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है कि उसको हम कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एक डेवलप्ड इकोनॉमी में फूड और फ्यूल जो है ये 10 से 15% जो है ये हाउस होल्ड कंजम्पशन बास्केट में, और डेवलपिंग इकोनॉमीज में 30 से 40% भाग होता है हाउस होल्ड कंजम्पशन बास्केट का। ठीक है, और फिर क्या लिखा हुआ है, हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है ये ज़्यादा रेलिवेंट है डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए दैन डेवलप्ड इकोनॉमीज। राइट, तो ये ध्यान रखिएगा पॉइंट्स दोनों ही। हम आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन जो पूछा गया है इससे संबंधित वो देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, वेटेज ऑफ फूड इन CPI इज हायर देन दैट इन WPI। द WPI डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइजेस ऑफ सर्विसेज विच CPI डज। RBI जो है ये अडॉप्ट किया है इसने WPI को एज इट्स की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एंड टू डिसाइड ऑन चेंजिंग की पॉलिसी रेट्स। ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार इसको आंसर करने का प्रयास कीजिए। हिंदी में भी पढ़ लीजिए स्टेटमेंट्स अगर आपको इंग्लिश में थोड़ा कन्फ्यूजन हो। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, यानी कि फूड का जो वेटेज है वो CPI में ज़्यादा है WPI के संबंध से, के कंपैरिजन से, और जो WPI है ये कैप्चर नहीं करता है जो चेंजेस होते हैं प्राइस में सर्विसेज के, जबकि CPI उसको कैप्चर करता है। और RBI ने अडॉप्ट किया है CPI को, ठीक है, एज अ की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, ना कि WPI को। इसीलिए ये तीसरा गलत हो जाएगा। ये UPSC का क्वेश्चन है, 2020 में ही पूछा गया है मेरे ख्याल से, तो याद रखिएगा, देख लीजिए इन पॉइंट्स को। एंड एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, इसको हमने देख लिया है, ए ऑप्शन सही है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है यहाँ पर ये देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन UPPSC में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन और ऑफिस ब्रिंग्स आउट द होलसेल प्राइस इंडेक्स डेटा इन इंडिया। देखिए ऊपर हमने CPI का डिस्कस किया है, मैंने WPI का नहीं किया था कि हम इस क्वेश्चन को लेंगे, तो इससे आपको पता चल जाएगा। ये UPPSC में पूछा गया है WPI का, तो CPI का भी पूछा जा सकता है, और CPI में थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है, राइट, क्योंकि उसका डेटा जो है वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। तो यहाँ पर बताइए WPI का क्या कौन रिलीज़ करता है, रिजर्व बैंक करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बी वाला। ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर से पूछे जाने की भी संभावना है। एंड हमने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है आज। उसके बाद हम बढ़ते हैं फाइनेंस कमीशन की तरफ। फाइनेंस कमीशन से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे सिंपल क्वेश्चन जो इससे पूछा गया है कि जो फाइनेंस कमीशन है ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है। तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए कि आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग से संबंधित है अनुच्छेद 280। ये बिल्कुल याद रखिएगा। ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है प्रत्येक 5 वर्षों में, राइट। उसके बाद 5 वर्षों में ये गठित किया जाता है, और इसके जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन गठित हुआ था इसके चेयरमैन कौन थे, KC नियोगी। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, तो हमें पता होना चाहिए। और फाइनेंस कमीशन एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 280 के अंतर्गत निर्मित है। और इससे संबंधित ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि जैसे 15th फाइनेंस कमीशन के हेड कौन है, और अगर आपके 15th फाइनेंस कमीशन के मान लीजिए आपको पता है लेकिन आपको 13th के नहीं पता है, 14th के नहीं पता है, तो भी आप शायद क्वेश्चन का आंसर ना कर पाएँ, क्योंकि कई बार ऐसा मैचिंग में दे दिया जाता है। ठीक है, कि क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए। तो अगर आप थोड़ा रट सकते हो तो सारे जितने भी फाइनेंस कमीशन के अभी तक हेड्स रहे हैं उनको एक बार रट लीजिएगा, स्पेशली फर्स्ट और जो लास्ट के 5 हैं वो तो बिल्कुल रटे होने चाहिए, बाकी एक बार सबको देख लीजिएगा। ठीक है,
तो ये आपकी रटने की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो पहला जो फाइनेंस कमीशन था ये 1951 में बना था और इसका कार्यकाल क्या था 1952 से 1957 तक। इसके चेयरमैन थे केसी नियोगी। सेकंड कौन सा था 1956 में बना था के संथानम के अंतर्गत और इसका कार्यकाल क्या था 1957 से 62 तक। तीसरा बना था 1960 में, ए के चंदा इसके चेयरमैन थे, 1962 से 66 तक इसका कार्यकाल था। उसके बाद चौथे थे पीवी राजमन्नार, 1964 में ये बना था, 66 से 69 तक इसका कार्यकाल रहा था। उसके बाद 68 में बना था। पांचवा महावीर त्यागी थे, 69 से 74 के बीच में रहा। सिक्स्थ बना 1972 में, के ब्रह्मानंद रेड्डी इसके थे, 1974 से 1979 तक इसका पूरा ऑपरेशनल ड्यूरेशन था, यानी कि कार्यकाल जो मैं बोल रही हूँ वो संचालन अवधि है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। देन सातवें कौन थे, सातवां जो बना था उसके हेड थे जेएम शेलेट, 1977 में बना था, 79 से 84 तक इसकी संचालन अवधि थी। आठवां 83 में बना था, वाई बी चौहान इसके हेड थे, 84 से 89 तक इसका संचालन अवधि थी। उसके बाद 87 में बना था, एन के पी साल्वे थे इसके हेड और 89 से 95 तक रहा। देन 92 में के सी पंत थे, 95 से 2000 तक इसका संचालन अवधि रही। फिर 98 में ए एम खुसरो इसके हेड थे और 2000 से 2005 तक इसकी संचालन अवधि रही। 12वां जो था इसके हेड कौन थे, सी रंगराजन और 2005 से 10 तक इसकी संचालन अवधि रही। 13वां 2007 में बना था और विजय एल केलकर जो थे वो इसके हेड थे और 2010 से 15 तक रहा। 14वां जो था ये 2013 में बना था, डॉक्टर वाई बी रेड्डी इसके हेड थे, 2015 से 20 तक इसकी संचालन अवधि थी। और जो 15वां था जो आपने शायद न्यूज़ में भी सुना होगा और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है 2017 में बना था ये, और एन के सिंह इसके हेड थे और इसकी अवधि कितनी है 2020 से 25, राइट। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। एक बार थोड़े सबके नाम देख लीजिएगा कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, राइट। फंक्शंस देख लेते हैं, फाइनेंस कमीशन के फंक्शंस क्या होते हैं। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये टैक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करता है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, और स्टेट्स और स्टेट्स के बीच में जो शेयरिंग होती है उससे संबंधित ये प्रावधान करता है कि कितने % की शेयरिंग होगी। ये फैक्टर्स डिटरमाइन करता है, ग्रांट्स एंड एड जो सरकारों को दी जाती है, राज्य सरकारों को, उससे संबंधित क्या फैक्टर्स होंगे उनको डिटरमाइन करता है, और जो मैटर इसको प्रेसिडेंट के द्वारा दिए जाएंगे उनको भी ये डील करेगा। ये इसके मेन फंक्शंस हैं। ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमारा मेंस का पोर्शन हो जाएगा। ऊपर से थोड़े से फंक्शंस देख लीजिए इन केस ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तो। बाकी ये सारी चीज़ें मेंस की हैं, इसलिए हम इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। एक और फंक्शन ये हो जाएगा कि ये मेजर्स बताता है विच आर नीडेड टू एनहांस द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, यानी कि पंचायत और नगर पालिका के जो संसाधन की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि के उद्देश्य से जो भी उपाय की जरूरत होती है उनको भी ये बताता है फाइनेंस कमीशन। उसके बाद कॉम्पोजिशन इसका क्या होता है, इसमें एक चेयरमैन होते हैं फाइनेंस कमीशन के, और जो ये चेयरमैन होंगे इनको एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स का। देखिए एक तो हमारे हो गए चेयरमैन, और इसके अलावा इसमें 4 और सदस्य होते हैं, ठीक है। तो जो 4 और सदस्य होंगे वो कौन होंगे, जो हु आर और हैव बीन और आर क्वालिफाइड एज जजेस ऑफ हाई कोर्ट और हैव नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंसेस और अकाउंट्स और हैव एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल एक्सपर्टीज और हैव स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी कि जो 4 अन्य सदस्य हैं उन लोगों को इस तरीके से चुना जाता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों या बनने योग्य हों, या फिर सरकारी या खातों का ज्ञान रखते हों, या प्रशासन और वित्तीय विशेषज्ञता में उनको कुछ अनुभव हो, या अर्थशास्त्र का उनको विशेष ज्ञान हो। तो ऐसे लोगों को ये 4 मेंबर्स के रूप में चुना जाता है, राइट। और जो चेयरमैन है उसको क्या होना चाहिए, उसको पब्लिक अफेयर्स की जानकारी होनी चाहिए, राइट। और जो मेंबर्स हैं ये ऑफिस में कितने टाइम तक रहेंगे, जितने टाइम पीरियड तक प्रेसिडेंट उनको स्पेसिफाई करेंगे टाइम पीरियड, उतने टाइम पीरियड तक ही रहेंगे अपने कार्यकाल में, राइट। उसके बाद स्टेट फाइनेंस कमीशन, इसका निर्माण हुआ था 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत। देखिए इनको हम डिटेल में अलग से डिस्कस करेंगे, इसीलिए यहाँ पर हम ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे।
और स्टेट फाइनेंस कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि ये संविधान के आर्टिकल 243I के अंतर्गत निर्मित की गई है। ठीक है, इसीलिए स्टेट फाइनेंस कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी जो आर्टिकल 243 के I के अंतर्गत बनाई जाती है। राइट, तो ये हमने देख लिया है। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो मेंबर्स होते हैं उनको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। राइट, और प्रेसिडेंट ही इनके टेन्योर को स्पेसिफाई करते हैं। और ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं कि एक मेंबर दोबारा चुना जा सकता है कि नहीं चुना जा सकता, तो वो चुना जा सकता है। राइट, तो ये जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी फाइनेंस कमीशन से संबंधित हमने देख ली हैं। अब हम 15th फाइनेंस कमीशन देख लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स में रहा है, तो इसके बारे में भी हमें थोड़ी सी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो इसके हेड कौन थे? NK सिंह, वो हमने ऑलरेडी देख लिया। अब इसमें जो फुल टाइम मेंबर्स हैं उनको देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें ऐसे मेंबर्स से संबंधित क्वेश्चन आ चुका है। राइट, तो मेंबर्स पूछ लिए जाते हैं जो हमें लगता है बताओ ये कैसा क्वेश्चन आ गया। तो इसीलिए हमारी तरफ से जितना हो सकता है हम प्रयास करें और उन चीज़ों को कवर कर लें। तो NK सिंह इसके हेड थे, और इसमें जो फुल टाइम मेंबर्स थे उनके नाम देख लेते हैं। अजय नारायण झा, अशोक लाहिड़ी और अनूप सिंह। तो तीनों नाम ए से हैं, अजय, अशोक, अनूप। तो इस तरह से कुछ आप ट्रिक बनाकर एक बार इनको लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो ये मेंबर्स आपको लर्न होंगे। और इन्होंने वर्टिकल डिवोल्यूशन कितना कहा है, कितना होना चाहिए? वर्टिकल क्या होता है? सेंटर से स्टेट को जितना हिस्सा मिलेगा वो 41% होगा। लेकिन इससे पहले 14th फाइनेंस कमीशन में कितना था? 42% था। इन्होंने 1% डिक्रीज कर दिया। तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब नए यूनियन टेरिटरीज बन गए हैं। इससे पहले क्या थे? ये स्टेट्स थे। राइट, तो इसी की वजह से ये जो वर्टिकल डिवोल्यूशन है ये 1% डिक्रीज हुआ है। राइट, उसके बाद देखिए जो पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। द चेंज ऑफ परसेंटेज इज ड्यू टू द रीएडजस्टमेंट रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ द चेंज्ड स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर विच बिकेम यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसी की वजह से ये जो डिवोल्यूशन था उसमें चेंज किया गया। उसके बाद हम क्वेश्चन देख लेते हैं इससे संबंधित क्या पूछा गया है। देखिए फर्स्ट जो होते हैं उनके हर चीज़ के हमें पता होने चाहिए नाम। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन थे? तो कौन थे जल्दी से बताइए। श्री संथानम केसी नियोगी, डॉक्टर राज मन्नार या श्री AK चंदा? तो आंसर क्या है? ऑप्शन बी, केसी नियोगी यहाँ पर आंसर होगा। राइट, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन इससे संबंधित देख लेते हैं जो पूछा जा चुका है पहले। क्या लिखा हुआ है? प्राइमरी ड्यूटी ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज, क्या ड्यूटी है इनकी? टू गिव द रिकमेंडेशंस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, टू प्रिपेयर यूनियन एनुअल बजट, टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन फाइनेंशियल मैटर्स, टू एलोकेट फंड्स टू वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। एक बार आप यहाँ पर भी देख सकते हैं क्या आंसर होगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमने ऑलरेडी इसके फंक्शंस देख लिए हैं एक बार। राइट, ए करेक्ट हो जाएगा। उसके यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको भी देख लेते हैं। देखिए हम ट्राई करते हैं कि एक करंट अफेयर का टॉपिक भी लिया जाए। ठीक है, तो करंट अफेयर के टॉपिक में यूनिफॉर्म सिविल कोड था। ये हमारा स्टैटिक टॉपिक भी है। ये DPSP में हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, और रिसेंटली इससे संबंधित न्यूज़ भी आई थी, तो मैंने सोचा इसी को देख लेते हैं। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या हुआ, यानी कि समान नागरिक संहिता का मतलब क्या हुआ कि सेम सेट ऑफ सिविल लॉज सारे सिटीजन्स के लिए हों। सिविल लॉज में क्या आता है कि जो पर्सनल मैटर्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, बच्चे का एडॉप्शन, कस्टडी, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंडिया में सबके लिए कॉमन नहीं है। मतलब एग्जाम्पल से समझिए, जैसे हिंदुइज्म के अंतर्गत आप एक विवाह कर सकते हैं, लेकिन इस्लाम के अंतर्गत व्यक्ति एक से ज़्यादा विवाह कर सकता है। ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि सिविल लॉज जो है वो कॉमन नहीं है सभी सिटीजन्स के लिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत क्या कहा गया है कि पूरे देश में सारे सिटीजन्स के लिए जो सिविल कोड हो वो यूनिफॉर्म हो। ठीक है, और इससे संबंधित प्रावधान भी किया हुआ है, कहा गया है आर्टिकल 44 में करने को। राइट, तो ये स्टैटिक टॉपिक है, आपको पता है, लेकिन करंट अफेयर में है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर डिस्कस किया है। राइट, पर्सनल लॉज जो हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। ठीक है, 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। जो पर्सनल लॉज है वो किसका हिस्सा है? कॉन्करेंट लिस्ट का।
याद रखिएगा, डिफरेंट रिलीजियस जो कम्युनिटीज़ हैं ये पर्सनल लॉज के द्वारा गवर्न की जाती है। और यहाँ पर हिंदूज़ के अंतर्गत सिख्स, जैन्स और बुद्धिस्ट को भी इंक्लूड किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ दीज लॉज। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिंदूज में कौन कौन आता है? सिख्स भी आते हैं, जैन्स भी आते हैं और बुद्धिस्ट भी आते हैं, राइट। तो ये पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा। देखिए, इसके अलावा कुछ सेक्युलर लॉज भी हैं, जैसे कि स्पेशल मैरिज एक्ट, इसके अंतर्गत जो इंटर रिलीजियस मैरिजेस होती हैं वो आती हैं। और गार्जियन और वार्ड्स एक्ट, इसके अंतर्गत क्या होता है, राइट्स और ड्यूटीज़ ऑफ गार्जियंस स्टैब्लिश की गई हैं। और उसके बाद एकमात्र स्टेट जहाँ पर यूसीसी लागू है वो कौन सा है? गोवा, ठीक है। पोर्टुगीज सिविल कोड 1867 का था, जो आज तक कंटिन्यू हो रहा है गोवा में, राइट। और गोवा को एनेक्स कब कर लिया गया था? 1961 में पोर्टुगीज से। तो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया है आज का सेशन, आज का ये लेक्चर। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने कवर किया है जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है और थोड़े डिफ़िकल्ट से भी लगते हैं, तो उनके बारे में हमने सब डिस्कस कर लिया है। इन केस आपको कोई कन्फ्यूजन या डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।